आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबके हेडलाइंस पर। भरतपुर में देव प्रतिमा प्रतिष्ठान कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हुए शामिल। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सहित तमाम नेता रहे मौजूद। जयपुर शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आम सभा में लोगों ने किया भूमि पूजन बचाने की अपील। मेयर को सौंपा ज्ञापन। लालसोट में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान को किया संबोधित। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दी संगठन संबंधी विभिन्न जानकारियां। रामगंज मंडी में एक युवक के साथ की गई मारपीट। 5 से 7 युवकों ने की मारपीट। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में पुलिस को मिली एक और सफलता। प्रकरण में एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जयपुर से गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां अब नारी ना तो अबला है और ना ही कमजोर। महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने लगी है। ये बदलाव उन महिलाओं के दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आया है जिन्होंने अपने हौसलों के बल पर मुश्किलों से लड़कर अपने रास्ते खुद बनाए हैं। यही वजह है कि वो महिला सशक्तिकरण के जिले में मिसाल बन चुकी हैं। सामाजिक रूढ़ियों की बेड़ियों ने उनके भी पांव जकड़ रखे थे, लेकिन उन्हें खुले आसमान में उड़ना था, तरक्की का सफर तय करना था, सफलता की नई कहानी लिखनी थी, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना था। लिहाजा उन्होंने बेड़ियों को तोड़ दिया, समाज से लड़ी और फिर आगे बढ़ी। आज वो उसी परिवार, समाज और शहर का मान बनी हुई है। लोग उन पर फख्र करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज का जो परिवेश है उसकी कल्पना हजारों साल पहले तक नहीं की जा सकती थी। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। इसे ही परिवर्तन कहते हैं। आज हम आपको ऐसी ही प्रेरणा बनी एक महिला के बारे में बता रहे हैं जो समाज में लड़ी और फिर आगे बढ़ी। वो आज उसी परिवार, समाज और शहर का मान बनी, जिसका नाम है ज्योति मिश्रा, जो कि एक सशक्त नारी होने के साथ ही राजनीति में अपना लोहा भी मनवा रही हैं। ये जयपुर शहर की बीजेपी जिला मंत्री होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं। इन्होंने बचपन से ही अपने आसपास और परिवार में संघ की विचारधाराओं के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। वहीं से ये प्रेरित होकर हमेशा देश की सेवा करने और देशभक्ति का अलग जगाने का सपना लिए चल पड़ी थी। युवावस्था में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर इन्होंने एक शिक्षिका के रूप में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे और उतार चढ़ावों को देखते हुए ये हमेशा देशभक्त और देशभक्ति की बातें करती रही हैं और हमेशा अपने आप को सशक्त बनाने के साथ साथ कैसे जनता की सेवा की जाए उसका एक मार्ग भी ढूंढती रही हैं। लेकिन उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी ज्योति मिश्रा आगे बढ़ती रही। अपनी शादीशुदा और व्यस्त जिंदगी होने के बाद भी इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की
और संघ के विचारों के साथ एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दर्ज की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और आगे बढ़ती चली गई। कई हजार महिलाओं के समूहों के साथ आज जयपुर जिले की महामंत्री के पद पर कार्य कर रही हैं। साथ ही वो देश और समाज में नारियों को सशक्त बनाने का भी काम करती आ रही हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल और हमारे प्रोग्राम घर की लक्ष्मी बेटियां में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बचपन से ही संघ की विचारधाराओं से प्रेरित हुई, कैसे और क्यों? देखिए, संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्ति निर्माण से मेरा आशय यह है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा हो, उसके जीवन में अनुशासन हो, वैचारिक रूप से शुद्धता हो, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन शैली हो, राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो और देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण हो। और इस तरह का जो आचार और व्यवहार है वह एक व्यक्ति के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे जो साथ पढ़ते थे, खेलते थे, मैं देखती थी कि वो शाखा में जाते हैं और वो ध्वज लगाते हैं, उसके बाद वो मातृभूमि की वंदना करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक जगह वो व्यायाम भी करते थे और सामाजिक और कई मुद्दों पर चर्चा भी करते थे, राष्ट्र गीत गाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो राष्ट्र गीत गाते थे और उनका जीवन जो था वो एक अनुशासन में रहते थे, वो बड़ा अनुशासित। तो ये सब चीजें जब मैं देखती थी कि कोई त्योहार है तो वो मिल करके एक साथ उसको मिठाइयाँ खा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इन सब चीजों ने मुझे कि एक पाठशाला के अलावा और घर के अलावा एक ऐसा केंद्र जहां व्यक्ति को अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, दिनचर्या, देश के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाता है, इन सब चीजों ने मेरे बाल मन को बहुत प्रभावित किया और मैं धीरे धीरे इस विचारधारा से जुड़ती चली गई। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की परेशान होने की असली वजह क्या होती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? महिलाओं की परेशानी की एक वजह, जो प्रमुख वजह है, वह है उनकी सुरक्षा। जब महिलाओं में असुरक्षा का भाव होता है तो वो उनकी समस्या के एक प्रमुख कारण होता है। इसके साथ साथ और भी पक्ष है, जैसे उनके खुद के स्वाभिमान को बनाए रखना, आत्मसम्मान को बनाए रखना, ये पक्ष है जो साथ चलते हैं। लेकिन इसके साथ ही महिलाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनमें धैर्य होता है। वो अपने धैर्य और अपने विवेक के बल पर जीवन के कई संघर्षों पर विजय पा लेती हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो महिलाएं धैर्य से, विवेक से अपने अंदर के उनका जो टैलेंट है उसके बल पर काफी आगे जा रही हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो उनकी समस्या का प्रमुख कारण लग रहा है मुझे। आप एक गृहिणी है, गृहिणी होने के साथ साथ कैसे आप अपने संगठन को अच्छे से चला पाते हैं? देखिए, गृहिणी होना और संगठन में काम करना थोड़ा सा कठिन तो जरूर है, दोनों को एक साथ चलाना। लेकिन समय का निर्धारण और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर जब दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर कर आप चलते हैं तो एक गृहिणी घर के काम के साथ साथ एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता भी हो सकती है। कैसे परिवार को समय देना है, बच्चों को समय देना है, संगठन को समय देना है, जनहित के कार्य भी करने हैं, इन सभी के बीच में कैसे किसको प्राथमिकता देनी है, किस समय किसको समय देना है, यह महत्वपूर्ण है। और इस सब में से सबसे बड़ी बात, परिवार का सहयोग, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रोत्साहित करता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है और आत्मबल बढ़ाता है। मौजूदा दौर की महिला सशक्त है, आत्मनिर्भर है और काफी एक्टिव भी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सफलता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, इन सब के पीछे जो एक मुख्य तथ्य है वह है शिक्षा।
और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, परिवार में जिस तरह से जागृति आई है, लड़के और लड़की के बीच में जो भेदभाव था वो जिस तरह से कम हुआ है, एक बहुत बड़ा यह अच्छा संकेत है समाज के लिए, महिलाओं के लिए। और फिर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जिस तरह से संकल्पित होकर पार्टी उस पर काम कर रही है, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। और आज की नारी आत्मनिर्भर हो रही है, योजनाओं से लाभ हो रहा है। आत्मनिर्भरता के बाद वह आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। जब वह आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है तो उसका शोषण नहीं हो रहा, वह सजग है, अपने अधिकारों को लेकर सजग है, अपने कर्तव्यों को लेकर सजग है। तो वर्तमान में हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिला शिक्षा के बलबूते पर जागृत है और समाज में परिवर्तन ला रही है। क्या सामाजिक कुरीतियों के दायरे से आज की नारी सफलता के कीर्तिमान को गढ़ पाएगी? बिल्कुल, नारी आज शिक्षित हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, सशक्त हो रही है और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आप देखिए ना, चाहे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, चाहे आप सेना देख लें, बड़े बड़े फाइटर जेट चला रही हैं महिलाएं, आज उड़ा रही हैं। हर क्षेत्र में, चाहे खेल जगत हो, चाहे राजनीति हो, चाहे मीडिया जगत हो, हर जगह विजय पताका फहरा रही हैं। तो जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, उनमें आत्मविश्वास आता है, तो उनका शोषण नहीं हो पाता। और जब उनका शोषण नहीं हो पाता, क्योंकि जो कुरीतियां हैं वो महिलाओं के का शोषण करती हैं, तो जब वो अपने अधिकारों के लिए सजग होती हैं और उनमें आत्मविश्वास होता है, तो वो उसका विरोध करती हैं। समाज में एक बड़ा परिवर्तन आता है। और फिर जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, और मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक जैसे कुरीति से उनको आजादी दिलाई गई है, वह उससे आगे बढ़ी हैं, स्वतंत्र हुई हैं, उनका विकास हुआ है। तो इस तरह से महिलाएं आज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, उससे ऊपर उठ चुकी हैं और बिल्कुल सशक्त हैं। आज की नारी, आधुनिक नारी। आज की महिला चूल्हे चौकी की जो मानसिकता है उसके दायरे से बाहर आ रही है, और यह सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनकी सोच की वजह से है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है हमारे देश की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने योजना लेकर आए हैं, वो केंद्र सरकार की तरफ से जो महिलाओं को खास करके जो योजनाएं मिली हैं, योजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब जो घर होगा वो एक महिला के नाम से होगा, जो एक महिला का सपना होता है। उज्ज्वला योजना, जिस तरह से महिलाओं पहले धुएं में उनकी आंखें खराब होती थी और वो बड़ी मेहनत से खाना बना पाती थी, पूरा दिन लग जाता था, उससे आजादी दिलाई प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि बहनें, आप किचन का काम 2 घंटे में पूरा करो और देश दुनिया अपने टैलेंट को बढ़ाओ, अपने सपने पूरे करो। जनधन योजना, उनके आत्मसम्मान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिस तरह से शौचालय का निर्माण किया है, ये सारी योजनाएं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, ये ऐसा लगता है जैसे एक आधुनिक भारत के सपनों की सीढ़ी है, जो महिलाओं को बहुत आगे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें ले जा रही है, हमारा माध्यम बन रही है। तो हमारे इन योजनाओं के माध्यम से आज महिलाएं जो हैं वो घर के चूल्हे चौके से बाहर निकली हैं, दुनिया समाज में परिवर्तन ला रही हैं, अपने सपने पूरे कर रही हैं। विज्ञापन और सिनेमा ने नारी की अस्मिता पर कुठाराघात किया है, कहाँ तक यह सही है? इसमें 2 तरह के विचार हैं।
और दोनों ही विचार महत्वपूर्ण हैं। एक, जब महिलाओं को टारगेट किया जाता है और फिर उनके चरित्र को दिखाया जाता है, अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि नारी की अस्मिता पर कुठाराघात हुआ है। और दूसरी तरफ, जहां कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहां पर महिलाओं के महत्ता को दर्शाया जाता है, उसके विवेक को दर्शाया जाता है, तो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो इससे समाज में एक जागृति आती है, महिलाओं में एक चेतना आती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो डिपेंड करता है कि आप महिलाओं का जो चरित्र है उसका किस तरह से, इसका विषय वस्तु आप रख रहे हैं। और विज्ञापन की बात करें तो बेवजह महिलाओं का अंग प्रदर्शन शो करना, ये सब चीजें निश्चित रूप से महिला की अस्मिता पर कुठाराघात है। तो हमें इन पक्षों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञापन और फिल्में जो हैं ये समाज को मैसेज देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत सतर्कता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। शादीशुदा जीवन होने के बाद में भी आपने कैसे अपने लक्ष्य को अपने प्रति जोड़े रखा और आपका परिवार ने किस प्रकार आपका इसमें साथ दिया? देखिए, परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जब परिवार से प्रोत्साहन मिलता है तो आत्मबल बढ़ता है, काम के लिए उत्साह बढ़ता है और विचारधारा के लिए संकल्पित होना, अपने काम के प्रति निष्ठा होना, संगठन के प्रति समर्पण का भाव होना, यह हमें लक्ष्य से जोड़े रखता है। और जिस विचारधारा के लिए हम संकल्पित हैं वह हमें सिखाती है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तो हम जिस लक्ष्य को लेकर संकल्पित हैं वो है हमारे देश का परम वैभव। उसको परम वैभव पर प्रतिष्ठित करना, उसकी गरिमा बनाए रखना, इस लक्ष्य को लेकर हम पूरी निष्ठा से लगे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसा कि आप एक शिक्षिका भी रही हैं, तो आज की महिलाओं को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, साथ ही आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं एक शिक्षिका भी रही हूँ। मैं शिक्षिका होने के नाते आज की युवा पीढ़ी की और महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा के प्रति सजग रहें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने संघर्ष को स्वीकार करें, उसका डटकर धैर्य के साथ और विवेक के साथ मुकाबला करें और अपने विपरीत परिस्थितियों से घबराएं नहीं, अपने स्व निर्णय से, साहस से उसका सामना करें। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि अनुशासन में रहते हुए सकारात्मक विचार के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्पित रहें। कहते हैं नारी समाज का दर्पण होती है। अगर किसी समाज की स्थिति को देखना है तो वहाँ की नारी की अवस्था को देखना होगा। राष्ट्र की प्रतिष्ठा, गरिमा उसकी समृद्धि पर नहीं बल्कि उस राष्ट्र के सुसंस्कृत और चरित्रवान नागरिकों से है। और राष्ट्र को, समाज को ये संस्कार देती है। एक नारी जो एक माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है। माँ अपने व्यवहार से बिना बोले ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। नारी मार्गदर्शक है। वो जैसा चित्र अपने परिवार के सामने रखती है, परिवार और बच्चे उसी प्रकार बन जाते हैं। नारी एक प्रेरक शक्ति भी है। वो समाज और परिवार के लिए चैतन्य स्वरूप है। आज महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। पुरुषों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो महिलाओं को भी प्राप्त हैं। आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बावजूद इसके आज भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और अपने अधिकार को समझने की भी। अगर आज हम महिलाओं की अवस्था की पौराणिक समाज की स्थिति से तुलना करें तो ये साफ दिखता है कि दिन प्रतिदिन महिलाएं ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही हैं, जिस पर न सिर्फ परिवार, समाज को बल्कि पूरे देश को
गर्व महसूस हो रहा है। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, रुक करेंगे खबरों का, जहां शमशान घाट भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में शमशान घाट मोक्षधाम महारानी फॉर्म दुर्गापुरा के भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में आम सभा आयोजित की गई। बता दें कि आज वार्ड नंबर 87 जयपुर नगर निगम ग्रेटर में स्थित महारानी फॉर्म दुर्गापुरा शमशान घाट मोक्षधाम की भूमि को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जे से रोकने और शमशान घाट की जमीन को बचाने के लिए थड़ी मार्केट, एसएफएस, अग्रवाल फॉर्म, मानसरोवर, महारानी फॉर्म दुर्गापुरा और आसपास में निवासियों और आसपास के वार्डवासियों ने आम सभा की, जिसकी अध्यक्षता संकल्प जन कल्याण मोक्ष धाम विकास समिति के अध्यक्ष शंकर दुलानी, नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन अभय पुरोहित, वार्ड नंबर 81 के पार्षद जय वशिष्ठ, पूर्व चेयरमैन मुकेश लखानी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने की। वहीं सभा खत्म होने के बाद प्रतिनिधि मंडल मेयर और उप मेयर को इस विषय पर ज्ञापन भी सौंपने पहुंचा। भरतपुर उपखंड भुसावर के गांव सलेमपुर खुर्द में सरपंच पुरुषोत्तम मीणा और उनके परिजनों ने शिवालय और मीन का निर्माण कराकर शिव परिवार, हनुमान मीणा समुदाय के आराध्य देव भगवान मीन सहित सभी देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई। उक्त कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह मेडम सहित तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे। राजस्थान के 26 लाख बेरोजगार एप्लीकेंट थे और उन पर इस सरकार ने बहुत जबरदस्त धोखा किया है, कुठाराघात किया है। राजस्थान की 1.5 करोड़ आबादी इससे सफर की है। हमने सारे तथ्य सरकार के सामने रखे थे। सरकार की एसओजी ने मछली तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े। हमने सीबीआई की मांग की थी, सीबीआई की मांग सरकार ने नहीं मानी। अब एसओजी घुसने वाली है। इन भ्रष्टाचारियों ने जितने भी गरीब बच्चों से पैसे लूटे हैं, वो मुंह का खाया हुआ नाक से उल्टी कराए। डॉक्टर के यहाँ भी पानी आएगा। सरकार ने उसको फुटबॉल बना डाला। अब हम उसको लिए आंदोलन करेंगे। बढ़ते आगे, जहां धर्म रक्षा संघ की ओर से वृंदावन स्थित भागवत मंदिर पर ब्रज अचल स्तरीय धर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महंत डॉक्टर आदित्यानंद महाराज ने की, जिसमें अलवर जिले के कस्बा राजगढ़ में प्राचीन काल का मंदिर और मूर्तियां तोड़ने पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की और वक्ताओं ने उक्त प्रकरण को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया। धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में आज जो अलवर जिले में राजगढ़ में जो घटना हुई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो अति प्राचीन मंदिर भगवान शिव का है, उस मंदिर को खंडन करने का ये जो कार्य गहलोत सरकार ने किया है, ये सर्वनाश अपना कांग्रेस कराने का कार्य किया है। एक तरफ केंद्र सरकार शिवालय बनवा रही है, आप देखिए आप बनारस में कितना भव्य मंदिर बना के दिया है। इधर राजस्थान सरकार मंदिरों को चुन के मंदिरों को वहां निशाना बना रही है। अपने राज्य, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में ये गहलोत सरकार ऐसा जो कर रही है, मैं नहीं मानता कि ये एकमात्र गहलोत का वो है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के लिए ये इन लोगों का ये षड्यंत्र है और इसे पर्दाफाश करने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे कि ये सही तरह से इसका उल्लेखन हो सके और सामने चित्र सामने आ सके। और कलयुग में बाबा को गर्मी के तापमान की नहीं चिंता, उसे चिंता है खाटू श्याम पहुंचने की, जो तीसरी बार 16 जनवरी को धौलपुर से खाटू श्याम को दंडवत परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। वो भी एक साथ 5 नारियल की, यानी कि एक साथ 5 दंडवत देना। प्रतिदिन 500 से 600 मीटर की दूरी तय करते हैं, जिसकी यात्रा अगले साल में पूरी होगी। ये दंडवत परिक्रमा देकर 11 नारियल खाटू श्याम में चढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य है कि विश्व शांति कायम रहे।
चल रही है कलयुगी बाबा की, धौलपुर से चालू की है खाटू श्याम के लिए। धौलपुर से खानुआ तक 3 महीने हो गए, खाटू श्याम तक 2 साल लग जाएंगे। अब ये इनकी तीसरी यात्रा है खाटू श्याम की, 2 पूरी हो गई। अब ये 5 नारियल की एक साथ चल रही है, कनक दंडौत यात्रा। जय श्री श्याम। और अगली खबर हनुमानगढ़ के पीलीभंगा से है, जहां पीलीभंगा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 किलो डोडा पोस्त सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हनुमानगढ़ जिले में पुलिस द्वारा नशा और मादक पदार्थों की धरपकड़ के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे थे और इस दौरान विशेष अभियान मंशा और ऑपरेशन प्रहार के दौरान 10 किलो डोडा पोस्त सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी साहब का अभियान हनुमानगढ़ जिले में चल रहा है, जिसके तहत पीलीभंगा पुलिस ने 3 औरतों को पोस्त सहित गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 10 किलो पोस्त है। 3 औरतें हैं, जो 2 पंजाब की है, 1 हनुमानगढ़ की है। इनसे पूछताछ की जा रही है, जहां से पोस्त लाए हैं उनके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है और नशे के खिलाफ जो अभियान है उसमें जो भी नशा बेचता हुआ या करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।